हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। तो कल हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ लास्ट में आवाज चली गई थी, जिसके कारण क्लास पूरी नहीं हो पाई। तो आज क्लास को पूरी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताते हैं उत्सर्जन क्या है। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं, हमारी किडनी होती है, लंग्स होती है, फेफड़े जिनको बोलते हैं, लीवर होता है और त्वचा होता है। त्वचा के माध्यम से पसीना निकलता है। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और जो है फेफड़े हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। किडनी द्वारा मूत्र को निकाला जाता है, मूत्र फिल्टर होता है। तो ये हमारे हो गए उत्सर्जन अंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन जंतुओं के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं: अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरोकोटैलिक, गुआनोटैलिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनियोटैलिक क्या होता है। तो इन जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। अधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। जो हमारा अमोनियोटैलिक होता है, ये अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। ये उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है और ये अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की उत्सर्जन आवश्यकता होती है। और इसमें कौन से जीव आते हैं? तो हमारे जलीय जीव आते हैं, मछली आती है और अमीबा आती है। अगला यूरियोटैलिक। इन जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषैला पदार्थ है, इसलिए इसमें जल की मात्रा कम यूज होती है। जैसे कि जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है और यूरिया जो है अधिक विषैला पदार्थ नहीं है, बहुत कम विषैला पदार्थ है, इसलिए इसमें उत्सर्जन क्रिया होने के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता कम पड़ती है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें हमारे स्तनधारी और मनुष्य, हम और आप आते हैं। यूरिकोटैलिक। तो इसमें NO2 नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। जो नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटैलिक कहते हैं। जो जंतु यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? यूरोकोटैलिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, ये किसमें आते हैं? तो ये सभी हमारे यूरोकोटैलिक में आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला आ गया ग्वानोटैलिक। जो ग्वानिन का उत्सर्जन करती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ग्वानोटैलिक कहते हैं। ग्वानोटैलिक में कौन कौन से जीव आते हैं? बिच्छू आते हैं, मकड़ी आते हैं। अगला हम देखेंगे कि हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। तो हमारे अंग है त्वचा, फेफड़े, किडनी और लीवर। तो हम सबसे पहले देखते हैं त्वचा। यह अतिरिक्त लवण एवं पानी की मात्रा को उत्सर्जित करती है। जो त्वचा होती है, अतिरिक्त जो लवण होता है हमारी बॉडी में और पानी होता है, उसको निकालती है। किस रूप में? पसीने के रूप में। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियों तथा तैलीय ग्रंथियों के द्वारा, जो त्वचा में है, त्वचा में 2 ग्रंथियां उपस्थित होती है, एक तैलीय ग्रंथि, एक जो है श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीना निकलता है और तैलीय ग्रंथि के द्वारा तेल निकलता है। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी नाक पे गीला गीला लगता है गर्मियों में, तो क्या है, यहाँ पे जो है हमारी तैलीय ग्रंथि होती है, उसी के माध्यम से तेल निकलता है। तो ये हमारा हो गया त्वचा। फेफड़े अगला। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जो फेफड़े होते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जल वाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज एवं कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को शरीर से बाहर निकालते हैं। जब हम सोकर उठते हैं या फिर दिन में हिंदियों में जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है, तो ये लहसुन, प्याज और अन्य मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को बाहर निकालते हैं फेफड़ों के माध्यम से। तो हमारे फेफड़े हो गए। अब इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट करिए, ताकि आप पेपर में अच्छा करके आए। जो हमारा यकृत होता है, ये शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया अम्ल में बदलता है। जो लीवर होता है वो क्या करता है? तो हमारे जो लीवर में अमोनिया बनता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। और रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है? तो बिलिरुबिन जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ लीवर के अंतर्गत बिलिरुबिन टेस्ट होता है। तो बिलिरुबिन टेस्ट किस लिए होता है? पीलिया के लिए टेस्ट होता है। तो पीलिया को क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं। तो बिलिरुबिन का भी उत्सर्जन करता है। कौन करता है? लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो लीवर बदलता है। और बिलिरुबिन का उत्सर्जन भी कौन करता है? तो बिलिरुबिन का उत्सर्जन भी हमारा जो है लीवर करता है। अब अगला वृक्क। वृक्क मतलब कि किडनी, यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये जो है किडनी जो है मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ का उत्सर्जन करती है। जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ का उत्सर्जन करती है। गुर्दे का उद्देश्य मुख्य रूप से रक्त को फिल्टर करना है। जो हमारा गुर्दा मतलब कि किडनी को ही कहते हैं, वृक्क को ही कहते हैं, इसका मुख्य कार्य जो है रक्त को फिल्टर करना होता है। मनुष्यों में उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुक दंड, जो हमारी उदर गुहा है उसके पीछे की ओर कशेरुक दंड पाया जाता है। इन दोनों दंड के दोनों और एक एक वृक्क स्थित होता है। पीछे की ओर किडनी स्थित होती है, क्योंकि आगे तो हमारा पाचन तंत्र स्थित होता है ना। वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। किडनी को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर क्या पाई जाती है? तो पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि हमारे
हृदय में चारों ओर एक कवच पाया जाता था, जैसे पेरिकार्डियम जिसको कहते थे, वो हृदय की सुरक्षा के लिए होता था। तो वैसे ही वृक्क में क्या पाया जाता है, तो पेरिटोनियम पाया जाता है। जो किडनी का वजन होता है हमारा 140 से 180 ग्राम का होता है। जो हमारी किडनी होती है उसका कुल जो वजन होता है 140 से 180 ग्राम होता है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। वृक्क को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक कार्टिक्स होता है, एक मेडुला होता है। कार्टिक्स जो है वृक्क का बाहरी भाग होता है और मेडुला जो है वृक्क का आंतरिक भाग होता है। वृक्क की कार्यात्मक एवं कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रत्येक जो हमारी किडनी होती है उसमें 10 से 12 लाख सूक्ष्म कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और जिस विज्ञान के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। गुर्दे हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं। जो हमारी किडनी है हमारी बॉडी में मूत्र का निर्माण करती है। गुर्दे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और व्यास जो इसका 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। लंबाई कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और गुर्दे का व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर। गुर्दे में कुल नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो गुर्दे में कुल नेफ्रॉन की संख्या एक गुर्दे में लगभग 1 मिलियन होती है। कितनी होती है नेफ्रॉन की संख्या, तो 1 मिलियन होती है। तो आपका जो उत्सर्जन तंत्र था वो आज कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो मित्र दोस्त हैं उनको भी भेजिए चैनल को